मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्रिया के अगले भाग को पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो आज की कक्षा में हम जानेंगे कि रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं और एक एक क्रियाओं पर हम आज प्रकाश डालेंगे। तो जैसा कि हमने पहले पिछली कक्षा में जाना कि क्रिया होती क्या है, क्रिया की परिभाषा क्या है, धातु किसे कहते हैं, क्रिया और धातु में क्या अंतर है एवं कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को हमने जाना। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हो रहे थे? 2। पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। सकर्मक क्रिया को हमने जाना कि जिसके साथ कर्म हो वो क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है और जिन क्रियाओं के साथ कर्म मौजूद ना हो तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। एवं सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान को हमने जाना कि किस प्रकार सकर्मक और अकर्मक वाक्यों को हम पहचान कर सकते हैं कि वो कौन सा क्रिया का रूप है। तो चलते हैं, रचना के आधार पर क्रिया के भेदों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा क्रिया क्या है? संयुक्त क्रिया, दूसरा नाम धातु क्रिया, तीसरा परिणार्थक क्रिया और चौथा है पूर्वकालीन क्रिया। तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि रचना का अर्थ क्या होता है। रचना का अर्थ होता है बनावट। बनावट के अनुसार क्रिया के कुल 4 भेद होते हैं। तो संयुक्त क्रिया जो हमारा पहला क्रिया है इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो संयुक्त क्रिया होती क्या है इनको हम जानेंगे। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ और यहाँ पर संयुक्त का अर्थ है किसका जोड़? क्रियाओं का जोड़। तो परिभाषा को देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। यहाँ कहने का क्या अर्थ है? 2 या 2 से अधिक। यहाँ एक नहीं परंतु 2 या 2 से ज़्यादा क्या होती हैं? क्रियाएं होती है। और 2 से 2 जहाँ 2 या 2 से अधिक क्रिया मौजूद हो परंतु कार्य एक ही हो रहा है। कार्य एक हो रहा है परंतु क्रियाएं यहाँ 2 मौजूद होती हैं, वो कहलाती है संयुक्त क्रिया। तो चलते हैं उदाहरण से समझते हैं कि संयुक्त क्रिया होती क्या है। पहला उदाहरण हमारा है मानस ने खाना खाया। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ही कार्य हो रहा है। मानस जो है खाना खाया तो वो खाने की क्रिया को कर रहा है। यहाँ एक ही कार्य हो रही है परंतु क्रियापद 2 है। कैसे? खाना एक क्रिया और खाया दूसरी क्रिया। यहाँ 2 अलग अलग क्रिया मौजूद हो रही है परंतु कार्य एक ही संपन्न हो रहा है। ऐसी क्रिया जहाँ पर 2 क्रियाएं मौजूद हो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। चलते हैं उदाहरण को परिभाषा को फिर से पढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर अर्थ यह निकला जहाँ 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मौजूद हो वहाँ पर कौन सी क्रिया कहलाती है? संयुक्त क्रिया। यहाँ कार्य तो एक ही हो रहा है परंतु क्रियाएं अलग अलग रूप में मौजूद हो वो कहलाता है संयुक्त क्रिया। दूसरे उदाहरण से समझते हैं, चलते हैं। कूड़े को कूड़ेदान में डाल दो। यहाँ हम देख रहे हैं एक ही कार्य हो रहा है। कूड़े को कूड़ेदान में डालने का ही कार्य हो रहा है परंतु यहाँ पर 2 अलग अलग क्रियाएं मौजूद है। एक कूड़ेदान में, दूसरा डाल दो। 2 अलग अलग क्रियाएं जब एक ही कार्य के साथ जुड़ी हुई हो वो कहलाती है संयुक्त क्रिया। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक धातु अर्थात क्रियाओं, धातु का अर्थ होता है क्रियाओं के योग से बनी हुई
क्या हुआ, क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। अर्थात एक ही कार्य से जब दो क्रियाएं अलग अलग होती है परंतु एक ही कार्य का बोध करा रही है, वो क्रिया क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया। इसमें एक ही कार्य होता है परंतु क्रियापद कितने होते हैं, दो या दो से अधिक होते हैं, वो कहलाता है संयुक्त क्रिया। चलते हैं, हम आप सब एक एग्जाम्पल बता सकते हैं कि संयुक्त क्रिया का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो संयुक्त क्रिया का एक और एग्जाम्पल आप सब व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि वह घर पहुंच गया। ठीक है, एक शब्द मैं लेती हूँ यहाँ पर, वह घर पहुंच गया। गया है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं एक ही कार्य हो रहा, घर पहुंचने का ही कार्य हो रहा, परंतु यहाँ क्रिया कितनी लगी हुई है, दो। पहुंच जाना भी एक क्रिया है और गया भी क्रिया है, और पहुंच और गया दोनों क्रिया एक साथ जुड़ी हुई है और कार्य परंतु एक ही हो रहा है, तो यह संयुक्त क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अगली क्रिया की ओर। तो हमारा अगली क्रिया कौन सा है, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है, इसकी ओर चलते हैं। नाम धातु क्रिया में सबसे पहले जानेंगे कि नाम धातु होती क्या है। नाम धातु का अर्थ है जहाँ पर संज्ञा, स्वनाम, विशेषण, अनुकरणवाची शब्दों से बनती है, वो क्रिया क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे आप सबको पता है संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, सभी का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। और संज्ञा क्या होता है, और नेक्स्ट हम जान गए संज्ञा क्या होती है। नेक्स्ट है सर्वनाम। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पे आता है, और विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। अनुकरणवाची शब्द क्या है, जो एक ही शब्द बार बार आते हैं, वो उसे हम अनुकरणवाची शब्द कहते हैं, जैसे थर थर, थप थप। तो इस प्रकार के शब्द दो रूपों में आते हैं अलग अलग, तो इसी प्रकार हम क्या कहते हैं, उसे अनुकरणवाची शब्द कहते हैं। अगला हम देखते हैं कि किस प्रकार हम नाम धातु को किस प्रकार से बदलते हैं, संज्ञा शब्द से नाम धातु में कैसे परिवर्तित किया जाता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं संज्ञा शब्द से यदि हम नाम धातु में बदलें तो किस प्रकार बदल सकते हैं। संज्ञा शब्द जैसे लेती हूँ मैं, सर्म, लोभ। इसको अगर हम नाम धातु में बदलने के लिए हमें ना प्रत्यय का प्रयोग करना पड़ेगा। ना प्रत्यय से अगर हम संज्ञा शब्दों के पीछे ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये नाम धातु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे सर्म, इसमें ना जोड़ दें तो ये बन गया शर्माना, ये हमारा नाम धातु क्रिया हो गई। लोभ, लोभ के पीछे हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन सकता है, लुभाना। उसी प्रकार हम विशेषण शब्द को किस प्रकार नाम धातु में बदलते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। जैसे विशेषण शब्द है लज्जा। ठीक है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ें तो क्या बन गया, लजाना। उसी प्रकार हमारा तोतला एक शब्द है, उसे हम कैसे नाम धातु प्रत्यय में जोड़ेंगे, यहाँ प्रत्यय जोड़ते हैं, कौन सा, ना प्रत्यय हमें जोड़ना है, और हम तोतला शब्द को कैसे बदलेंगे, तुतलाना। ठीक है, तो इस प्रकार इसके पीछे जुड़ जाए वह नाम धातु क्रिया में परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार अनुकरणवाची शब्द लेते हैं। अनुकरणवाची शब्द है थप थप, थर थर। ठीक है, यहाँ अनुकरणवाची शब्द जो एक ही शब्द दो दो बार आए, उसे हम अनुकरणवाची शब्द कहते हैं। इसे भी हम नाम धातु में कैसे बदलें, तो उसी प्रकार इसके पीछे हम ना प्रत्यय जोड़कर इसे हम क्या कर सकते हैं, नाम धातु क्रिया में बदल सकते हैं। थप थप शब्द का हम नाम धातु अगर परिवर्तित करेंगे तो क्या बन जाएगा, थपथपाना। उसी प्रकार थरथर शब्द के पीछे हम नाम प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, थरथराना। उसी प्रकार स्वरनाम शब्द लेते हैं,
उसे नाम धातु क्रिया में कैसे हम बदलेंगे, उसके पीछे ना प्रत्यय हमने जोड़ा और बन गया वो अपनाना। ठीक है, उसके बाद 60 एक विशेषण सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्दों को अगर हम नाम धातु में बदलें तो ये बन गया सठियाना। तो इस प्रकार हमने विभिन्न संज्ञा, विशेषण, अनुकरणवाची और स्वनाम शब्द को ना प्रत्यय जोड़कर उसे नाम धातु में परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर हम फिर से परिभाषा लेते हैं कि जो क्रियाएं संज्ञा, स्वनाम, विशेषण अर्थात ये सब क्रियाएं संज्ञा, स्वनाम, विशेषण, अनुकरणवाची शब्द से जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। परंतु इसे नाम धातु में बदलने के लिए इसके पीछे ना प्रत्यय का प्रयोग कर हम क्या करते हैं, नाम धातु क्रिया में बदलते हैं। तीसरा हमारा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जैसा कि नाम से ही पता चलता है, प्रेरणार्थक क्रिया में प्रेरणार्थक का क्या अर्थ है, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि प्रेरणा देकर काम कराने वाला। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या हो गया, क्रिया तो हो रही है यहाँ पर परंतु कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से काम करने हेतु प्रेरित करता है, अर्थात किसी और को काम करने के लिए प्रेरणा देता है। इस तरह के वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। चलते हैं परिभाषा की ओर कि जिन क्रियाओं को कर्ता स्वयं न कर दूसरों को करने के लिए प्रेरणा देता है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अर्थात हम भी कोई ना कोई काम ना करके हम सब क्या करते, किसी और से अपना होमवर्क करवाते हैं। यदि हम किसी माता से खाना हमारे लिए माता खाना बनाती है, इस तो कोई और कार्य कर रहा है, यहाँ पर हम स्वयं कार्य ना करके कोई यहाँ पर दूसरा व्यक्ति यदि कार्य करता हो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या व्यक्त किया गया है। पिताजी माली से पौधा लगवाते हैं। यहाँ पिताजी स्वयं पौधा नहीं लगा रहे हैं, माली से पौधा को लगवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य को करवाते हैं तो वो कहलाता है प्रेरणार्थक क्रिया। अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है। अध्यापिका क्या करती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करती है या प्रेरणा देती है। तो ये क्रिया कौन सी कहलाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। माँ बच्चों का खाना बनाती है। ठीक है, बच्चों के लिए खाना बनाती है माँ। तो माँ जो होती है वो किसके लिए कार्य करिए, बच्चों के लिए। तो यहाँ पर ये भी प्रेरणार्थक, वो स्वयं बच्चे स्वयं कार्य नहीं कर रहे परंतु माँ उनके लिए कार्य कर रही है। तो बच्चों के लिए भोजन वो तैयार कर रही है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो हमारा अब अगला है गुरुजी हमसे परिश्रम करवाते हैं। तो गुरुजी खुद परिश्रम नहीं कर रहे हैं, हमसे यानी हम लोग से परिश्रम करवा रहे हैं, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया को भी दो रूपों में बांटा जाता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा यहाँ पर आता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहलाती है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहलाते हैं, इसको हम समझेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य जो करता है उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे राम किताब को पढ़ता है, तो राम जो है स्वयं किताब पढ़ रहा है। ठीक है, या अगर हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर कोई और आपको कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे गुरुजी राम को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर क्रिया दूसरी के द्वारा संपन्न हो रही है तो यहाँ पर वो होगा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अगर क्रिया खुद के द्वारा संपन्न की जाए तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया वो कहलाती है। अब हम प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को किस प्रकार समझेंगे, आइए एक एक करके हम शब्दों को
किस प्रकार प्रथम से द्वितीय प्रणार्थक क्रिया में बदलते हैं, इनको हम आज सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि आप सब एक मूल क्रिया दी गई है, उसको प्रथम प्रणार्थक और द्वितीय प्रणार्थक शब्दों में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो हमने वाक्य के माध्यम से सीखा, यदि मैं कार्य स्वयं करता हूँ तो वो कहलाता है प्रथम प्रणार्थक क्रिया। अगर किसी के द्वारा कोई कार्य संपन्न कराया जाता है वो कहलाता है द्वितीय प्रणार्थक क्रिया। उसी प्रकार शब्द को किस प्रकार से प्रथम प्रणार्थक से द्वितीय प्रणार्थक क्रिया में कैसे बदलेंगे, इसको हम सीखेंगे। पहला शब्द है हमारा लिखना। लिखना है तो हमारा प्रथम प्रणार्थक क्रिया क्या होगा, लिखाना। ठीक है, लिखाना होगा। ठीक है, अगर इसे हम द्वितीय प्रणार्थक क्रिया में बदल देंगे तो होगा लिखवाना। ठीक है, उसी प्रकार धोना। धोना एक प्रथम प्रणार्थक क्रिया है, इसे हम प्रथम प्रणार्थक क्रिया में कैसे बदलेंगे, जैसे धुलाना। और इसे हम द्वितीय प्रणार्थक क्रिया में कैसे बदलेंगे, धुलवाना। आगे हम लिखेंगे रोना। रोना एक शब्द है। ठीक है, तो प्रथम प्रणार्थक मतलब जो कार्य हम लोग स्वयं करते हैं उसे प्रथम प्रणार्थक कहते हैं। मैंने पहले ही बताया था, जो कार्य दूसरे के द्वारा की जाती हुए हो वो कहलाता है द्वितीय प्रणार्थक क्रिया। ठीक है, माँ सबके लिए खाना बनाती है, ये एक शब्द है, तो माँ जो होगी वो सबके लिए खाना बना रही है, ये होगा प्रथम प्रणार्थक क्रिया। ठीक है, शिक्षक विद्यार्थी से परिश्रम करवाते हैं, तो शिक्षक स्वयं परिश्रम नहीं कर रहे हैं परंतु विद्यार्थियों से परिश्रम करा रहे हैं, यहाँ पर द्वितीय प्रणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, उसी प्रकार हम आज सीख रहे हैं कि शब्द को कैसे हम प्रथम प्रणार्थक में और द्वितीय प्रणार्थक में बदलते हैं, इनको हम जानते हैं। जैसे रोना। रोना एक मूल शब्द है, इसे प्रथम प्रणार्थक क्रिया में कैसे बदलेंगे, रुलाना। ठीक है, अगर हम इसे द्वितीय प्रणार्थक क्रिया में बदलें तो क्या होगा, रुलवाना। अगला हमारा है चलना, तो क्या होगा, चलाना। और हमारा द्वितीय प्रणार्थक में क्रिया में क्या कर देंगे, इसमें क्या जोड़ देंगे, चलवाना। हम देखेंगे प्रथम प्रणार्थक क्रिया में हम ना शब्दों का प्रत्यय का प्रयोग करके हम बदल दिए कि किस प्रकार प्रथम प्रणार्थक क्रिया से हमने बदलाव किया। उसी प्रकार द्वितीय प्रणार्थक क्रिया में हमने क्या देखा कि शब्दों के पीछे हमने वाना शब्दों को जोड़कर इसमें द्वितीय प्रणार्थक क्रिया में बदलाव कर दिया। ठीक है, तो हमने अभी तक जाना कि संयुक्त क्रिया क्या है, नाम धातु क्रिया क्या है और प्रणार्थक क्रिया क्या है। हमारा अंतिम भाग है, अब चलते हैं हम अंतिम क्रिया की ओर। हमारा अंतिम क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। परिभाषा को जानते हैं, तो पूर्वकालीन क्रिया की परिभाषा क्या है, जैसे कि नाम से पहले होने वाली क्रिया। पूर्व का अर्थ होता है पहले। हमने सीखा पूर्व का अर्थ होता है पहले। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए तो वो पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। इसमें दो क्रियाएं प्रयुक्त होगी, परंतु पहली क्रिया जो होगी वो पूरी हो जाएगी और दूसरी क्रिया जो होती है वो साथ साथ चलते रहती है। तो इसमें हमारा महत्वपूर्ण है पहली क्रिया। अगर पहली क्रिया संपन्न हो जाती है और दूसरी क्रिया उसके साथ मौजूद होती है और वो संपन्न नहीं भी होती है परंतु साथ वो चलते रहती है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, राजन पाठ पढ़कर सो गया। राजन एक क्रिया, उन्होंने दो क्रिया यहाँ जुड़ी हुई है, सोने की क्रिया और पढ़कर। तो देख रहे हैं कि राजन पाठ पढ़कर यानी कि उसने एक क्रिया पूरी कर ली है। पहली क्रिया वो पूर्ण कर चुका है और दूसरी क्रिया भी चल रही है, सोने की क्रिया भी चल रही है।
तो हमने परिभाषा में भी सीखा ये कि जिस वाक्य में मुख्य क्रिया पहले यदि कोई क्रिया हो जाए, मुख्य क्रिया से पहले यदि क्रिया एक क्रिया संपन्न हो जाए, वह कहलाती है पूर्वकालीन क्रिया। दूसरा है राकेश खेल कूद कर चला गया। राकेश दो क्रिया इसके साथ हो रही है, खेल कूद कर और चला गया। चले जाने की भी क्रिया हो रही, खेल कूद की क्रिया, परंतु मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया संपन्न हो चुकी है। क्या है? खेलने की क्रिया संपन्न हो चुकी है, वो क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालीन क्रिया। तो हमें समझ आ गया है कि यदि दो क्रिया के साथ दो जो ऐसी क्रिया जिसमें दो क्रियाएं मौजूद है परंतु पूर्व क्रिया पहली क्रिया एक संपन्न हो जाए और दूसरी क्रिया उसके साथ चलती हो, वो कहलाती है पूर्वकालीन क्रिया। चलते हैं कुछ प्रश्न अभ्यास है जिनको हम करते हैं। तो इस प्रश्न अभ्यास में हमें इसमें क्या व्यक्त किया गया है? नाम धातु क्रिया में बदलने के लिए। पहला हमारा क्या है? लालच। हमने जाना नाम धातु क्रिया में कैसे बदला जाएगा, इसके पीछे ना प्रत्यय जोड़कर। लालच शब्द है, इसी के पीछे हम अगर ना जोड़ दिए तो बन गया ललचाना। दूसरा है खरीद, तो इसी प्रकार खरीदना, ना प्रत्यय जुड़ गया, खरीदना। मिनमिन, तो क्या होगा? मिनमिनाना। ठीक है। खटखट, खटखट एक शब्द है, अनुकरणीय शब्द है ये, उसका क्या होगा? खटखटाना। ठीक है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अनुकरणीय शब्द मौजूद है। इसको अगर हम नाम धातु में बदलना हो तो इसके पीछे ना प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे नेक्स्ट है शर्म। शर्म का क्या होगा? शर्माना। उसी प्रकार बड़बड़ का क्या होगा? बढ़ाना। तो हमने जाना किस प्रकार से नाम धातु को हम बदलते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों को नाम धातु में किस प्रकार बदलते हैं। आज की कक्षा में हमने जाना रचना के आधार पर क्रिया के कुल 4 भेद होते हैं: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, परिणातक क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया। संयुक्त क्रिया के विषय में जाना जिसमें एक कार्य हो रहे हैं परंतु दो क्रिया उसमें मौजूद होती है, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। नाम धातु की क्रिया में हमने जाना कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणीय शब्द किस प्रकार से ना प्रत्यय के द्वारा हम नाम धातु में बदलते हैं। ठीक है। शब्दों को क्रिया में कैसे बदलते हैं। न परिणातक क्रिया क्या होगी? इसमें कर्ता स्वयं ना कर वो स्वयं कार्य ना कर वो दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वो कहलाता है परिणातक क्रिया। ठीक है। पिताजी माली से पौधा लगवा रहे, गुरुजी हमसे परिश्रम करवाते हैं, तो इसमें कर्ता स्वयं क्रिया नहीं कर रहा परंतु दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। परंतु इसमें भी दो क्रियाएं होती है, प्रथम परिणातक और द्वितीय परिणातक। प्रथम में वो आते हैं जो कर्ता स्वयं कार्य करता है, परंतु द्वितीय में आते हैं कि कर्ता दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। पर यहाँ पर एक चीज़ व्यक्त की गई है कि प्रथम परिणातक क्रिया से द्वितीय परिणातक क्रिया शब्दों को हम कैसे बदलेंगे। तो हमने सीखा कि किस प्रकार से लिख शब्द में हम प्रथम परिणातक क्रिया से द्वितीय परिणातक क्रिया में हमने कैसे बदला। इसमें हमने लिखाना, लिख शब्द से लिखाना बन गया और दूसरा बन गया लिखवाना। द्वितीय परिणातक क्रिया क्या हो गया? लिखवाना। धोना का धुलाना, धुलवाना। रोना का रुलाना, रुलवाना। चलना का चलाना और चलवाना। आगे हमने जाना पूर्वकालीन क्रिया क्या है, जो मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया संपन्न हो गई हो। ठीक है। तो मुख्य क्रिया का मतलब क्या है? यहाँ दो क्रियाएं मौजूद हैं और पहली क्रिया संपन्न हो जा रही हो और दूसरी क्रिया उसके साथ जुड़ी हुई हो, चलती रह रही हो। जो क्रिया चल रही है अभी पूरी नहीं हुई है, दूसरी क्रिया पूर्ण नहीं होगी, वो चलती रहेगी, तो कहलाता है पूर्वकालीन क्रिया। अर्थात पहली क्रिया पूर्ण हो जाती है और दूसरी क्रिया उसके साथ जुड़ी हुई चलती रहती हो। जैसे राजन पाठ पढ़कर सो गया, उन्हें पाठ पढ़कर अर्थात पढ़ लिया है, अब वो सो रहा है, सो रहने की क्रिया अभी तक चल रही है। राकेश खेल कूद कर चला गया, अर्थात राकेश खेल कूद लिया है, अब वो क्या है? चला गया, जाने की क्रिया कर रहा है। ठीक है। तो अगला हमारा हमने सीखा कि किस प्रकार नाम धातु क्रिया में हमने शब्दों को किस प्रकार बदलना सीखा। ये प्रश्न अभ्यास के माध्यम से हमने जाना। तो रचना के भेदों को आज हमारा जो क्रिया के भेद थे
कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर इन दोनों क्रियाओं को हमने जाना कि कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर क्रिया 4 प्रकार के होते हैं। इन चारों भेदों को हमने जाना। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्रिया जो है आज समाप्त होता है। आई होप आपको इसमें कोई भी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। तो आज की कक्षा को मैं यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।